हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं वेक्टर एजुकेटर के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि आईआईटी जैसा कि बहुत बड़ा नाम होता है, हर एक का विशेष होते हैं, हर एक स्टूडेंट का चॉइस होती है कि हमारा सिलेक्शन आईआईटी में हो जाए। ठीक है, स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी चॉइस होती है। उनका पेरेंट्स ऐसा लगता है कि पेरेंट्स खुद पढ़ने जाएंगे आईआईटी, तो उनकी खुद की भी चॉइस होती है उनका बच्चा कहीं ना कहीं आईआईटी जैसे कॉलेज में ज़रूर पढ़े, क्योंकि आईआईटी जैसे कॉलेज में बहुत ही रेयर स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और बहुत ही वेल क्लास की एजुकेशन होती है वहाँ की। हर लोग चाहते हैं कि हाँ आईआईटी जैसे या नीट जैसे एजुकेशन में बेस्ट कॉलेज, इंडिया के टॉप कॉलेज में उनका एडमिशन हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप लोग को जानते हो कि उसके लिए क्या होता है, हमें डेडिकेट होकर के उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना होता है सारे टॉपिक को। हालांकि बहुत ही डेडिकेट होकर के हमें सारे सिस्टम को समझना पड़ता है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में आप जानते ही हो कि सारे प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ता है। सारी चीज़ों को वन बाय वन करके क्या करना होता है, वो कंप्लीट करना होता है। सिलेबस को आउटलाइन करके हमें कंप्लीट करना होता है। कई बार उसका रिवीजन करना होता है, कई अलग अलग तरह के लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों के फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ तक ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं बताया था कई बार कि आईआईटी कई बार क्या होता है कि आपके लॉजिकल ब्रेन का भी खेल होता है। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लॉजिकली आपके ब्रेन से बनाए जाते हैं। मतलब आप देख के बता सकते हो कि लॉजिकली कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक क्वेश्चन जो नहीं कि आपके कॉन्सेप्ट से या आपके बुक से पूछा जाए। लॉजिकली कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप क्या करते हो, देख करके बता सकते हो कि इसके ऑप्शन क्या होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा, हम लोग अपने दिमाग को 2 साल तक इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं कि वो लॉजिक चीज़ों को सोच ही नहीं पाता। लॉजिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम उसको सोच ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ में कॉन्सेप्ट घुसेड़ देते हैं, हर चीज़ में कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट में ये थ्योरी लगा देंगे, इसमें ये। कई बार क्वेश्चन को लाइटली, जब भी कभी आप आईआईटी जैसे एग्जाम को देने जाओ तो सबसे पहले रिलैक्स फील करना चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो होगा होना ही होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा आपके, चाहे सिलेक्शन हो चाहे सिलेक्शन नहीं हो। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करके मेहनत किया है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं डिजर्व जरूर करते हो उस चीज़ के लिए, आईआईटी के लिए। आईआईटी में जिसका सिलेक्शन होता है आई थिंक सो वो उसी के लिए डिजर्व करता है, बिकॉज उसने उसी लेवल पे उसने क्या किया, उसकी तैयारी की है। तो हर एक आदमी जिनका आईआईटी में सिलेक्शन होता है उनको पता होता है कितना डेडिकेशन चाहिए होता है, कितना हार्डवर्क चाहिए होता है, कितना स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, कैसे प्रिपरेशन करना होता है। हर एक की आउटलाइन, गाइडलाइन सब कुछ वो उनके दिमाग में होती है, तब जाके वो इस तरह के वेल क्लास एजुकेशन को गेन कर पाते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको क्या होता है, उनको पता होता है कि जो लास्ट 2 ईयर्स वो इंजॉयफुल लाइफ अपने व्यतीत कर रहे हैं, स्पेंड आउट कर रहे हैं, उनको बाद में उसको क्या करना पड़ता है, क्लेम करना पड़ता है। वो चीज़ उनकी, जब वो जेडब्ल्यू का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उससे ज़्यादा जेलसी आपको कभी फील नहीं होगा जिस दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि आपने उस लेवल की तैयारी की ही नहीं, तो आप वहाँ जाने के लिए डिजर्व नहीं करते। राइट, तो वो चीज़ आप मत करिए। अभी आपके पास टाइम है तो आप भी प्रिपेयर, पूरे टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से उस चीज़ को पढ़िए। जो टॉपिक्स पहले से पढ़ा दिए गए हैं आप बार बार उसको रिवीजन करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंट हो जाओगे, उस चीज़ को लेकर के, उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को लेकर के। अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आपको भूलती जाएगी। तो आप फिर उसको क्या करोगे, कवर अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है, अगर आपने लगातार उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिकेड होती जाएगी। डीके पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव में फिजिक्स से चैप्टर आता है, तो वो भी उसी तरह से वो भी क्या होता है, फ्लो रेट से डिकेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आईआईटी जैसे सिलेक्शन या नीट में जिसका सिलेक्शन चाहिए होता है उसको हार्ड वर्क और टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, वेल डिफाइंड टाइम टेबल होना चाहिए आपका। और लगातार आप क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को समझते रहो, लॉजिकली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, हैबिचुअल हो बनो। टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखिए इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, तो जैसा कि आप जान पा रहे हो कि आज हम परसेंटेज इन ऑल कंटेंट केवल पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि परसेंटेज इन ऑल कंटेंट से कई ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो हमें ये सिलेक्शन किया होता है कि कई कंपाउंड आपके दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ABCD करके 3 या 4 कंपाउंड दिए जाएंगे। तो आपको उसमें परसेंटेज इन ऑल कंटेंट पहचानना होता है कि किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर, कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। बेसिकली परसेंटेज इन ऑल कंटेंट जो होता है, कीटो इन ऑल कंटेंट, बेसिकली दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टाटोमेरिज्म। आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, तो लास्ट सेशन में आपने टाटोमेरिज्म भी होता है। तो टाटोमेरिज्म का एक वेल क्लास एग्जांपल होते हैं ये सारे। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि परसेंटेज इनऑल कंटेंट कैसे निकालते हैं। बेसिकली जो परसेंटेज इनऑल कंटेंट होता है वो कीटोन ग्रुप के अराउंड हम देखते हैं यहाँ पे हमेशा नॉर्मली। ये बात हमेशा आप याद रखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कीटो इनॉल फॉर्म हमको करना है, तो आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि जो कीटो ग्रुप होता है कुछ इस तरह से होता है। इसके अगल इधर उधर क्या होते हैं, R और R डैश एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, रीअरेंज होकर के इस फॉर्म में चला जाता है, इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों बोलते हैं इसको, हम बहुत बेसिक सा डिफिनीशन है, इसको हम बोलते हैं कीटो, इसको बोलते हैं इनॉल। इनॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे OH का जो आईपीसी नेम होता है उसको हम ऑल यूज करते हैं और डबल बॉन्ड को लिखते हैं इन, तो इसलिए पूरा नाम इसका E+OL होता है। अल्फा वोवेल
में AEIOU आता है तो ई को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करके इसका नाम पड़ जाता है इनॉल। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि इनॉल इसको लिखते हैं, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप था जो कन्वर्जन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनॉल कंटेंट में चला जाता है। एसिड बेसिक मैकेनिज्म हम इसको सॉल्व करते हैं, हालांकि मैं मैकेनिज्म नहीं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे केवल बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कीटोन ग्रुप का इनॉल कंटेंट में कन्वर्जन, अब बेसिकली बहुत सारे लोग ये जान रहे होंगे कि जो कीटोन ग्रुप है वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते आप, ज़्यादा एनर्जी देकर के आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है ना, तो क्यों सिंगल बॉन्ड बनाना चाहेगा। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। कई बार 0.5% होता है, कई बार 0.01% भी होता है, कई बार बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो बिल्कुल भी नहीं होता उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि कब कन्वर्जन होगा, कब कन्वर्जन नहीं होगा। तो वही से बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, कन्वर्जन 99% पहुंच जाता है यहाँ पे, कई बार कन्वर्जन 0.001% होता है। तो ये कन्वर्जन कैसे 99% होगा, कब 0.01% होता है, वही चीज़ हमको चेक करना है। हालांकि कीटो फॉर्म ऑलरेडी इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज डबल बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। और वैसे भी डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो आप सिंगल बॉन्ड में जाना पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि डबल बॉन्ड को इनॉल फॉर्म में ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ये कन्वर्जन जल्दी से पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कई ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या करते थे, मजबूर कर देते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है, बेसिकली हम उसी को देखने वाले, कौन से फैक्टर हैं जो इनॉल कंटेंट बनाने के लिए पॉसिबल हो सकते हैं, तो उसके बारे में जरा देख रहे थे। कुछ ही फैक्टर हैं जो इनॉल कंटेंट बनाने के लिए पॉसिबल होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं इनॉल कंटेंट में, तो कैसे डोमिनेशन करेंगे उसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास परसेंटेज इनॉल कंटेंट है, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे परसेंटेज इनॉल, तो किन बातों पे डिपेंड कर देगा। पहली बात, जो आपका ग्रुप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, जो कीटो इनॉल का टाटोमेरिज्म होता है, जो उसमें कार्बन आयन बनता है ना, उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। दूसरा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा हो, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप भी होना चाहिए। प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक कैरेक्टर, अगर एरोमेटिक कैरेक्टर बन रहा है कीटो फॉर्म से, अगर कोई कंपाउंड इनॉल में जाने के बाद वो एरोमेटिक कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेबल हो रहा है, तो बनना क्यों नहीं चाहेगा, जरूर बनना चाहेगा एरोमेटिक। या फिर एक्सटेंडेड रिजोनेंस, ठीक है, एक्सटेंडेड रिजोनेंस हो रहा है, अगर उसमें एक्सटेंडेड रिजोनेंस हो रहा है NaCE, ठीक है, तो ये सब सारे कंपाउंड हैं जो इनॉल कंटेंट को हमारे क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो इनॉल कंटेंट बनाने के लिए प्रोबेबल होते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल बेसिक में आपको बता दूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, राइट। जैसे मान लो एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ डाइकीटोन लिखा हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझता हूँ, ठीक है। ये कंपाउंड अगर हम इसका इनॉल खींचते हैं, राइट, कैसे इनॉल खींचेंगे, जो भी कीटोन ग्रुप होना चाहिए ना, जो भी आपका कीटो ग्रुप हो, उसमें कम से कम एक अल्फा कार्बन होने चाहिए, उसमें H भी होने चाहिए, कम से कम एक H तो होने चाहिए इनॉल खींचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बगल में अल्फा कार्बन यहाँ भी है, अल्फा कार्बन यहाँ भी है, अल्फा कार्बन यहाँ भी है। अल्फा कार्बन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो अल्फा कार्बन कैसे सिलेक्शन किया जाता है। कीटोन ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन जो है अल्फा कार्बन होते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी, ये भी इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन है। तो सर कहाँ कहाँ कीटो बन सकता है, इनॉल फॉर्म कंटेन कर सकते हैं सर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं सब बना के इनॉल फॉर्म कैसे बनता है। बेसिकली नॉर्मल ट्रिक्स हम बता देते हैं कैसे बनता है। देखो करना क्या होता है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। करना क्या है, देखो ये H को उठा के आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे O के बगल में, और इस डबल बॉन्ड को कहाँ टर्मिनेट करना है, इधर। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाले कंपाउंड को मैंने वैसे वैसे रखा। अब मैंने क्या किया, यहाँ का एक H, ये वाला H कहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। तो जरा O के बगल में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, सबको पता है O के बगल में H आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या किया, इसका डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, कहाँ लगा दिया सर, यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, सेम चीज़ यहाँ भी तो पॉसिबल हो सकती है। यही सेम चीज़ अगर हम देखें तो इधर भी तो पॉसिबल हो सकता है सर। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे किया मैंने, और यही सेम चीज़ यहाँ भी हो सकता है। यहाँ देखिए वही चीज़, सेम चीज़ मैंने बनाया, आप देखो वही जो काम वहाँ पे मैंने किया था, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ भी किया, ठीक है। यहाँ से मैंने अल्फा कार्बन के H को यहाँ पे O के ऊपर डाल दिया, और डबल बॉन्ड को मैंने कहाँ टर्मिनेट कर दिया, इधर। दूसरा केस सर, ये अल्फा कार्बन H, इसमें 2 H है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है सर। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी कीटोन की तरफ तो जा ही सकता है। तो अगर हम इसका इनॉल कंटेंट खींचे कैसे बनेगा, आप खुद ही देखिए। मान लीजिए मैंने इसको किया और यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, और यहाँ पे O के बगल में H, ये। अब जिनको रेजोनेंस आता है, जिनको मैंने रेजोनेंस पढ़ाया है या रेजोनेंस वाला वीडियो देखा है, उनको पता है कि इस कंपाउंड में देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी अल्फा कार्बन पे H से देखी जाती है, ठीक है। डबल बॉन्ड पे अल्फा कार्बन पे H से देखी जाती है। यहाँ भी 2 H है, यहाँ भी 2 H है, दोनों सिमिलर स्टेबल है, ठीक है। लेकिन इस कंपाउंड के बारे में जरा खासा देखिए, ये देखो अल्फा कार्बन यहाँ वाला है, और ये तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा कार्बन तो यहाँ H है ही नहीं। यहाँ पे 3 H है, पहली बात तो यहाँ पे 2 ही H थे, यहाँ पे 3 H है। नेक्स्ट वन,
इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। रेजोनेंस कहाँ से हो रहा है सर? ये इसका लोन पेयर यहाँ से ये लोन पेयर इधर घूमेगा, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। एक तो ये फैक्टर हो गया। क्या मैंने बोला? ओ के ऊपर सबको पता है 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड। देखो कंडीशन आ गई, डबल बॉन्ड सिंगल, लोन पेयर या डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, ये भी क्या है? रेजोनेंस की कंडीशन है। तो यहाँ पे सर ये 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। दूसरा, ओ के पास लोन पेयर होता है। अब दुनिया में 3 लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। कितने लोग करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 3 लोग। तो ये बगल में H को देखेगा और इसका ऑक्सीजन को लोन पेयरिंग के साथ क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल तो बहुत तरीके से स्टेबल हो रहा है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। इन लोग से भी तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसा है नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन यहाँ कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस मॉलिक्यूल को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की क्लास में बहुत ऊंचे ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये फैक्टर हैं जो कि एक्सटेंडेड इसका रेजोनेंस है, अल्फा कार्बन पे H ज्यादा है। दूसरा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो इसलिए जो परसेंटेज इनॉल कंटेंट होगा इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। यानी ये कंपाउंड किस में कन्वर्जन होना चाहेगा? इसमें होना चाहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कंटेंट कम होगा और ये कंपाउंड क्या होगा? ज़्यादा फॉर्म होगा। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस कंपाउंड को बनने के बाद स्टेबलाइज कर रहे हैं और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में कौन सा ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा? इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से इनॉल कंटेंट को हम चेक करते हैं, परसेंटेज इनॉल कंटेंट। परसेंटेज इनॉल कंटेंट जल्दी बनता नहीं है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रोबेबल बना देते हैं कि हाँ, इस केस में जो है कीटो फॉर्म कम स्टेबल होगा, इस केस में इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। बिकॉज मेनी ऑफ द फैक्टर विजिबली स्टेबलाइज दिस टाइप ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पे पहली बात तो डबल बॉन्ड के बाद अल्फा कार्बन पे H ज़्यादा थे। नेक्स्ट वन एक्सटेंडेड रेजोनेंस था। कैसे? लोन पेयर सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो OH आपने बनाया उसके साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। तो इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा? इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इनॉल परसेंटेज इनॉल कंटेंट के पूछे जाते हैं और ये सारे फैक्टर इसी पे डिपेंड करते हैं। देखो इनॉल कंटेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नंबर ऑफ अल्फा H, कार्बोनिल ग्रुप जितने हैं, ठीक है, यहाँ तो कार्बोनिल ग्रुप 2 थे, ठीक है, और एरोमेटिक कैरेक्टर अगर उस कंपाउंड में जनरेट हो रहा है तो बेसिकली वो भी क्या होता है? इनॉल कंटेंट में एग्जिस्ट करना चाहेगा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अब हम क्या करेंगे? बेसिकली एप्लीकेशन। अब हम इसी के बेसिस पे हम एप्लीकेशन सारे करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे ना, इसके एप्लीकेशन सीखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। न्यूमेरिक्स नहीं, इसके एप्लीकेशन सीखेंगे, जो भी इनॉल कंटेंट किस में ज़्यादा होता है, किस में कम, तो उससे आपको ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन से कंपाउंड का इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इनॉल कंटेंट में, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप पैनल पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे इनॉल कंटेंट के क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो अब हम इसमें बेसिकली ये देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा, कौन सा कंपाउंड इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। दैट इज अ परसेंटेज मेजर करेंगे कि कौन सा कंपाउंड कीटो इनॉल में कंटेंट इनॉल में कन्वर्जन होगा कीटो का इनॉल में या नहीं होगा। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर, जैसे मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कराया था, तो 1 by 1 करके उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि विच कंपाउंड कंटेंट वो हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, यानी कौन सा कंपाउंड का इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा है, यानी कौन सा कंपाउंड इनॉल कंटेंट बनाना चाहेगा, राइट। तो बनाना तो बेसिकली सभी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, ये पहला जो क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन एग्जांपल में थ्रू कराया था, ये वाला आपको अगर याद हो, तो पहला क्वेश्चन अभी मैंने कराया था कि ये इनॉल कंटेंट बना सकता है, बिकॉज स्टेबिलिटी इसके इनॉल में ज़्यादा होगी। अब इन सब में हालांकि सारे कंपाउंड इनॉल बनाना चाहेंगे, हर एक कंपाउंड इनॉल बना जाएगा, लेकिन किसकी प्रोबेबिलिटी इनॉल बनाने की सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम किसकी सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसी की होगी जो सारे फैक्टर को काम करेंगे, सारे फैक्टर जिनमें आएंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो परसेंटेज इनॉल कंटेंट होता है वो डायरेक्टली परफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें एक ही फैक्टर है जो फेनिल ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पे एक फेनिल लगा, यहाँ पे मिथाइल लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भी मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे 2 फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं। बेसिकली आपको पता है कि जब भी कभी इनॉल कंटेंट खींचा जाता है तो सबसे पहले कार्बन आयन बनता है माइनस चार्ज, क्योंकि H निकलता है, उसी H के डोमिनेशन से डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा होता है, क्योंकि ये ऐसे रिजोनेट करता है और ये वाला बॉन्ड पे ऐसे टर्मिनेट कर जाता है। तो O के ऊपर जो माइनस आता है वो हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करके OH लगा देता है। तो ये सबको पता है। जो यहाँ माइनस चार्ज है एक्चुअली ना, अगर हम इसका इनॉल कंटेंट खींचें तो आप लोग यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका इनॉल कंटेंट ड्रॉ करूँ तो दैट इज गोज राइट नाउ दिस वन, ये ऐसे कुछ बनना चाहेगा। बेसिकली जो ये डबल बॉन्ड है ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है इसके साथ फेनिल ग्रुप। फेनिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन, दैट इज दिस वन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, रिंग के साथ रेजोनेंस भी में है, और दूसरा ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, यानी इधर भी रेजोनेंस हो रहा है पूरा पूरा। और तीसरा फैक्टर क्या है इसके साथ, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। हालांकि ये सारे फैक्टर इसमें क्या हो रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इन सब में भी, इसमें भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, लेकिन जो फेनाइल ग्रुप है यहाँ 2 फेनिल ग्रुप बने हुए हैं, और यहाँ पे जो माइनस चार्ज बहुत आसानी से क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा, रिंग के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस माइनस चार्ज जो बनेगा उसको जो फेनिल ग्रुप है दोनों वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा फेनिल ग्रुप है तो उसकी स्टेबिलिटी भी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ एक ही फेनिल ग्रुप है इसलिए वो कम स्टेबलाइज कराएगा कार्बन आयन को, जबकि यहाँ 2 फेनिल बड़े बड़े लगे हुए हैं इसलिए वो जो कार्बन आयन बनेगा
जो भी कार्बन आयन इनॉल कंटेंट के लिए बनेगा उसको दोनों फिनल क्या करेंगे, स्टेबलाइज कराएंगे ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं किसी भी इनॉल फॉर्म में, जब वो कार्बन आयन बनता है ना तो उसको स्टेबलाइज कराते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है, कार्बन आयन को एक जगह रुकने नहीं देते, वो तुरंत अपने रिंग के साथ क्या करते हैं, उसको रेजोनेट करा देते हैं। तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो इनॉल फॉर्म बनता है वो हमेशा किसका बनेगा, सी का। बनाते सारे हैं, हर एक कंपाउंड जो है आपका इनॉल कंटेंट बन रहा है, हर एक कंपाउंड ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, बट मैक्सिमम इनॉल कंटेंट कौन बनाएगा, दैट इज मैक्सिमम इनॉल कंटेंट विल फॉर्म बाय द सी ऑप्शन, बिकॉज बोथ ऑफ फेनल ग्रुप विल बी स्टेबलाइज टू अ कार्बन आयन। जो भी कार्बन आयन इनॉल कंटेंट के लिए बनता है सेंटर इंटरमीडिएट में, उसको दोनों फेनल क्या करते हैं, स्टेबलाइज कराते हैं। अब दोनों फेनल जब स्टेबलाइज कराएंगे तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, ये सारे फैक्टर भी इसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी इनॉल की, इस कंपाउंड का इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे पूछा है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन से कंपाउंड का इनॉल सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। ठीक है, तो आप अगर इसका इनॉल कंटेंट खींचेंगे, सर इसके बगल में 2 H इधर भी लगे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 H यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था सर, H को यहाँ पे कर देने का, डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर देने का, बहुत बेसिक सा है। अगर मैं उस तरह करता हूँ तो जरा मैं यहीं पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप बेसिकली कहीं से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं वही काम, वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने लगाया, यहाँ पे H लगा दिया। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि इधर तो अल्फा कार्बन पे H है ही नहीं, तो हमारे पास H कहाँ है, यहाँ पे। तो अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये वाला H ऐसे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे। क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन में ही कर दे रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें तो अल्फा कार्बन पे H है ही नहीं इधर, यहाँ तो H है, तो ये वाला H क्या करेगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई, सारे कंपाउंड बन गए, सबके इनॉल कंटेंट बन चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबके इनॉल कंटेंट बन के तैयार हो गए। ठीक है, यहाँ भी, ठीक है, ओके बगल में H, ओके बगल में सब इनॉल कंटेंट सब तैयार है। अब बेसिकली अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। हर एक का आपने इनॉल कंटेंट खींच दिया है, हर एक का ड्रॉ कर दिया आपने इनॉल कंटेंट। अब बेसिकली क्या करना है, इसकी स्टेबिलिटी हमको डोमिनेट करना नहीं। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका परसेंटेज इनॉल कंटेंट उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, उतना ज्यादा बनेगा। हम अगर नंबर दें, A नंबर, B नंबर, C नंबर, तो आप B वाले पे जरा फोकस करिए। B इज द एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज हकर रूल इज फॉलो, 2+2+ इनके 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज जो इनॉल कंटेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरोमेटिसिटी की, यानी एरोमेटिक कंपाउंड अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो यानी कि ये तो एक बात तो हमको क्लियर है कि बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी बी का इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा बनने वाला है। अब चेक करेंगे दिस वन। अब देखो यहाँ पे, यहाँ का लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ तो केवल OH है, तो ये लोन पेयर यहाँ के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है। एक तो OH ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस कंडीशन। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ कंपाउंड है ही नहीं जो रेजोनेंस करे, ये तो पूरा इनॉल कंटेंट बन गया। अब इसके डबल बॉन्ड के साथ कहीं रेजोनेंस हो ही नहीं पा रहा, तो यहाँ तो ये कंपाउंड क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पे लोन पेयर लगा हुआ है, तो स्टेबल कंपाउंड है। तो इसके रेजोनेंस होने की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी A से ज्यादा होगी, तो B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A, यानी ऑप्शन क्या आएगा, B C A, ये ऑप्शन आएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं किया मैंने, इनॉल कंटेंट पहले ड्रॉ किया, इनके सबके इनॉल कंटेंट ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, स्टेबिलिटी को चेक किया। स्टेबिलिटी के लिए कैसे फैक्टर आपने चूज किया, स्टार्टिंग में आपने जो फैक्टर बताया ना सर, उसी से हमने क्या किया, स्टेबिलिटी फैक्टर को डिराइव किया। एरोमेटिक कंपाउंड ऑलरेडी सब लोग जानते हो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इनॉल कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देंगे, यानी ज्यादा इनॉल कंटेंट बनेगा। ये बात आपको क्लियर है। तो अब ये दोनों कंपाउंड में सिलेक्शन की बात आती है, लेकिन जो ये वाला कंपाउंड है सिलेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस डोमिनेट कर जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस जैसा कुछ हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे इनॉल बना के आपने छोड़ दिया। यहाँ पे तो रेजोनेंस भी है ना, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर के साथ रेजोनेंस भी हो रहा है, तो वो रेजोनेंस होने की वजह से सी कंटेंट क्या हो जाएगा, ए से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आएगा BCA, दैट इज दिस वन रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां भी पूछा है कि विच कंपाउंड कंटेंट वो ह्यूज इनॉल कंटेंट, कौन सा कंपाउंड, इसमें कौन से ऐसे ऑप्शंस होंगे जो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट रखते हैं। तो इनॉल कंटेंट रखने के लिए आपको बेसिकली वो फंडे जो मैंने बताया वो नॉर्मल से फॉर्मूले में पता होनी चाहिए। हर एक कंपाउंड यहाँ पे इनॉल बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये कंपाउंड में अल्फा कार्बन H है, यहाँ भी अल्फा कार्बन H है, यहाँ से भी इनॉल कंटेंट बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा। ये कंपाउंड क्या इनॉल कंटेंट बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ पे भी H है तो यहाँ भी आपका इनॉल कंटेंट बन जाएगा। इस कंपाउंड में भी इनॉल कंटेंट बन जाएगा, इस कंपाउंड में भी इनॉल कंटेंट बन जाएगा। अब इनॉल कंटेंट बनाने के बाद उसका जो इनॉल बनता है, ये कीटो फॉर्म से सबका इनॉल खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो कौन सा इनॉल कंटेंट ज्यादा प्रोबेबली स्टेबल है वही आंसर आएगा। तो बेसिकली हम फोकस करते हैं जरा सी वाले पे, सी वाले ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। बेसिकली ये फैक्टर कैसे, ये देखो यहाँ पे कोई ऐसा नॉर्मल ग्रुप जैसा कुछ नहीं लगा हुआ है, राइट। अगर इस फैक्टर को काट के अलग करें ना, कट करके, तो ये ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ऊपर लगा हुआ है। अगर आप इतने फैक्टर को देखें, मैंने यहाँ पे मिडली कर दिया, एक्चुअली मैं फिर से ड्रॉ करके आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली है क्या ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसे था, दैट इज दिस वन।
ये ऊपर वाला फिगर है, बट इसको हम साइक्लोहेक्सेन दोनों तरफ से पैक कर दिए, ठीक है, दिस वन। अब हमें क्या, मैंने बताया था कि जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं उनका सेंटर पार्ट वाला ना उसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज एक्सटेंडेड हो जाता है। एक्सटेंडेड होने की वजह से यहाँ का H इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, एक्सटेंडेड हो गया बेसिकली। और दूसरा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जरा इसका हम अगर इनॉल कंटेंट खींचेंगे, बेसिकली अगर हम इसका इनॉल कंटेंट खींचे, ड्रॉ करें, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। O के ऊपर H आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इसके साथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप किसी का भी खींचे, मैंने बेसिकली इसी का ड्रॉ किया। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी कैसे हो रही है। पहली बात तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड से क्या हो रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। बाकी कंटेंट में क्या हो रहा है, डिस्टेंस इतनी ज्यादा है बाकी कंपाउंड में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कॉन्सेप्ट लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत करीब में है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी क्या, बहुत ज्यादा दूर है। इनॉल कंटेंट बेसिकली बनेगा, जरूर बनेगा, बट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इनको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये भी आपस में स्टेबलाइज नहीं करेंगे। ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, एक ही फैक्टर काम कर रहा है, बट यहाँ पे डबल फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये दोनों फैक्टर इसको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इस कंपाउंड का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, सारे कंपाउंड ABCD दिए हुए हैं, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड इनॉल कंटेंट ज्यादा रखेगा। सर सब रखते हैं, तो अब सब रखते हैं तो उसमें चूज कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आपको इनॉल कंटेंट खींचना पड़ेगा। सर खींचने ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। लॉजिक व्यू क्या होता है कि सर जब भी इनॉल कंटेंट हम खींचते हैं, मान लो 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, हर एक कंपाउंड में मैंने 2-2 कार्बोनिल ग्रुप लगा रखे हैं। देखो नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, अगर किसी में 3 होते तो उसके नंबर ऑफ इनॉल कंटेंट ज्यादा ड्रॉ होते हैं, ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे मैंने 2-2 कार्बोनिल ग्रुप लगा रखे हैं। अब आप उसका इनॉल कंटेंट खींचने के बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हो, स्टेबिलिटी बेसिकली गोज राइट नाउ एक्सटेंडेड, एरोमेटिसिटी, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन H, उन सब चीजों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और दूसरा सबसे अलग फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर एक कंपाउंड में क्या रहा है, देख रहे हैं आप, कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है, काफी दूरी पे, लेकिन जो C वाला कंपाउंड है, सर इनॉल कंटेंट इसका हम यहीं से खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है। मैंने यहाँ पे बताया था, अभी लास्ट वाले सेक्शन में जब एग्जांपल मैंने यूज किया था, मैंने बताया था कि ये कार्बन यहाँ से भी रेजोनेंस कर जाता है, यहाँ से भी चला जाता है, तो दोनों तरफ अगर जाएगा तो दोनों तरफ एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा ना, डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में पोलराइजेशन से, सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में पोलराइज होते हैं ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। क्रॉस रेजोनेंस और जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस होते हैं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हमेशा ज्यादा प्रोबेबल ओवरकम हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस उतना डोमिनेट नहीं करता जितना कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइजेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए स्टेबिलिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आधे इधर से आधे इधर से आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए परसेंटेज इनॉल कंटेंट भी बढ़ जाएगा। दूसरा अलग फैक्टर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनॉल कंटेंट जो बनता है ना काफी करीब में लगे हुए हैं, बहुत नजदीक में लगे हुए हैं, इसलिए इसका इनॉल कंटेंट भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए जो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा C। नेक्स्ट वन की बात कर ले कि इस कंपाउंड में इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा। बेसिकली हमको ये चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट बनाएगा। कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल, यहाँ भी कार्बोनिल, वहाँ भी कार्बोनिल। सर आप यहाँ पे भी अल्फा कार्बन H लगे हुए हैं, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ तो लगा ही नहीं, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे 3-3-6 अल्फा कार्बन H है, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे है एक H, यहाँ पे है। आप हर एक का इनॉल कंटेंट खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना होता है, स्टेबिलिटी। जिसको स्टेबिलिटी समझ में आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप स्टेबिलिटी आप समझ गए ना ढंग से कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, आधी ऑर्गेनिक आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बेसिकली ये पूरा स्टेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। इनॉल कंटेंट में मैंने बताया था कौन से फैक्टर है जो इनॉल कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ओवरकम करते हैं बाकी सारे फैक्टर पे। तो हर एक कंपाउंड सर इनॉल कंटेंट बना रहा है, लेकिन बेसिकली बात यहाँ पे है कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट बनेगा ज्यादा किसका। सर अगर डी वाले को जरा ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, आपको पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल होते हैं। याद आया, कुछ याद आएगा, आ ही गया होगा। बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड O था और आपको पता है कि यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ये H दौड़ करके यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो होगा क्या, पूरा रिंग जो है एरोमेटिक हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, अगर इसमें रिंग को बनाऊं ढंग से तो आप देखोगे यहाँ पे जो रिंग आएगा ना, ये ऐसा लगा था, दिस वन, यहाँ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। अब देखो ये पूरा रिंग एरोमेटिक हो गया। अब जो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, एरोमेटिक कंपाउंड का। ये भी मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, जो परसेंटेज इनॉल कंटेंट होता है हाईली स्टेबल, हाईएस्ट होता है क्या, जो कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी को टेंड्स आउट करता है या एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहता है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा हो गई, इन सबसे ज्यादा हो गई, है ना। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक इनॉल कंटेंट किसका आएगा, D का आएगा, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इनॉल कंटेंट देखकर लॉजिकली आप देख सकते हो कि कौन से कंपाउंड का इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, वो चीज आप बता सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए इस क्वेश्चन में, परसेंटेज X, परसेंटेज Y, परसेंटेज D। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना कि किसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद, राइट। चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, ठीक है।
इस कंपाउंड के बारे में इन्होंने इनॉल कंटेंट एक्चुअली ड्रॉ करके दे दिया है, ठीक है, ये इनॉल कंटेंट इन्होंने दे दिया है। और यहाँ पे आपके पास पता होता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं। एवरीबॉडी इज नोन कि ऑक्सीजन कंटेंट करता है 2 लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ही गायब है। ओके फाइन, ठीक है। तो अब ये कंपाउंड देखो जरा, क्या एरोमेटिक नहीं दिखाई दे रहा आपको? हाँ, एरोमेटिक दिखाई दे रहा है। 2+2+2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हकल रूल्स, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है जो एरोमेटिसिटी को बताता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड तो एरोमेटिक हो गया, ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे लोन पेयर लगा हुआ है, परसेंटेज वाई करेक्टर। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज जेड करेक्टर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और इसके साथ क्या है, OH है, ठीक है, 2 चीज़ है। ये कंपाउंड इनॉल कंटेंट खींचा गया है, ये कंपाउंड देखो यहाँ पे, ये इसका इनॉल कंटेंट भी है, ये इसका इनॉल कंटेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में है, दोनों का इनॉल कंटेंट है। इसके बगल में -I ग्रुप लगा रखा है ऑक्सीजन, जो 2 लोन पेयर कंटेन करता है। अगर देखें तो डबल बॉन्ड सिंगल के साथ ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेटिंग भी है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा रेजोनेटिंग का कॉन्सेप्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो कोई रेजोनेंस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज भी है, लेकिन यहाँ तो रेजोनेंस एकदम से गायब हो गया, ठीक है, रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। और जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसका इनॉल कंटेंट क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा सर, परसेंटेज X का, उसके बाद परसेंटेज Y का, उसके बाद परसेंटेज Z का। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनके इनॉल कंटेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से इनॉल कंटेंट आप खींच सकते हैं हर एक कंपाउंड का, ठीक है, 1 by 1 करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कंपाउंड नॉट पॉसिबल टू एरोमेटिक इनॉल, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक इनॉल कंटेंट फॉर्म नहीं करता है, यानी कि आप अगर इसको इनॉल खींचो तो एरोमेटिसिटी को नहीं बनाएगा, वो एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। जरा इसकी बात कर लेते हैं। ये कंपाउंड जरा यहाँ पे एक H यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और H यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर इसका आप इनॉल कंटेंट खींचेंगे तो ये आएगा, ठीक है। मैं अगर बता दूं इसका इनॉल कंटेंट क्या बनने वाला है, ये आएगा, एंड दिस वन गोज टू दिस वन, ये आएगा इसका इनॉल कंटेंट। इसका इनॉल कंटेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप बहुत बेसिकली कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे H लगे हुए हैं, ठीक है, आपको H को रिजनेट कराना, घुमाना है, ठीक है। ये H को इधर घुमा दो, ये वाला H को इधर, ये वाले H को इधर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे O के बाद में H आ जाएगा, जो कि अगला डबल बॉन्ड यहाँ पे आने वाला है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। सर ये भी एरोमेटिक हो गया। जरा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से एक H यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। आप इसका इनॉल कंटेंट खींच के देखो, एक ये आएगा और एक ये आएगा। जरा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी H है और यहाँ भी H है, इसका H इसके साथ रेजोनेंस करेगा, उसका H उसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो देख लेते हैं कौन सा कंपाउंड किसका इनॉल कंटेंट खींचता है। जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ स्पेस नहीं बचा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वाले सीज देयर, O के बगल में H आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, O के बगल में H और यहाँ डबल बॉन्ड। यही एक ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं हो पा रहा। देखो एरोमेटिक की कंडीशन है क्या, सारे कंपाउंड को आपने एरोमेटिक यानी बेंजीनिंग बना तो दिया, लेकिन ये कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एरोमेटिसिटी बन नहीं पा रही है, ठीक है। ये कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो पा रहा है। ये कंपाउंड जो आपने बनाया ना, ये एरोमेटिक नहीं। सर एक डबल बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला तो sp3 एवरेज तो छूट गया। यानी यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इनॉल कंटेंट एरोमेटिक नहीं है। हर एक कंपाउंड का एरोमेटिक आ रहा है, इसका भी आ रहा है एरोमेटिक, इसका भी एरोमेटिक आ रहा है, इसका भी एरोमेटिक आ रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, पूछा आपसे इनॉल ही है, पूछा आपसे इनॉल है, बस आगे उन्होंने क्या लगा दिया, एरोमेटिक। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जो एरोमेटिक इनॉल बना सके। सर ये तो इनॉल कंटेंट है, एरोमेटिक भी है, इनॉल कंटेंट, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये सब इनॉल बनना पसंद करेंगे और सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा 99% बनना पसंद करेंगे क्योंकि एरोमेटिक हो रहे हैं। लेकिन ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक तो हो ही नहीं पा रहा है। जब एरोमेटिक नहीं हो रहा है तो ये सबसे कम बनना चाहेगा। तो ये पूछा है कि विच नॉट पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन क्या आएगा आपका सी। अगर मान लो इसको मैं ए नंबर दिया, इसको बी, इसको सी देते हैं, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनॉल कंटेंट नहीं बना पा रहा है। इस कंपाउंड को देखें, इनॉल कंटेंट कैसे बनेगा, एक यहाँ से बन सकता है, यहाँ से भी, ठीक है। तो इसका इनॉल कंटेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो आप बहुत आसान है, आपको पता है O के साथ H आ जाएगा, अंदर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका अगर इनॉल कंटेंट खींचेंगे तो ये भी ऐसे बनेगा, O के साथ H डबल बॉन्ड। अब प्रॉब्लम ये है इसमें, ये एक्चुअली इनॉल का सवाल ही नहीं था, ये एक्चुअली स्टेन का सवाल है, ठीक है। आपने इनॉल कंटेंट खींच दिया, आपकी स्टेबिलिटी जो है स्टेन पे जनरेट हो जाएगी। पहले जो कंपाउंड था वो ज़्यादा स्टेबल था, क्योंकि जब आप किसी ट्रिपल बॉन्ड को बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में जो साइक्लोप्रोपेन टाइप का जो आपने कंपाउंड बना रखा है यहाँ पे, उसमें ऑलरेडी स्ट्रेन है, वो 30 डिग्री के एंगल पे है सारे, और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे है। अब 30 डिग्री एंगल में जब आप नॉल खींच रहे हो, उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दे रहे हो, और डबल बॉन्ड लगाने से एनर्जी तो एक तो वैसे ही बढ़ी थी, आपने डबल बॉन्ड लगाकर एनर्जी और बढ़ा दिया। तो एनर्जी जब और बढ़ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल बनना पसंद करेगा क्या, कभी नहीं बनना पसंद करेगा बेसिकली। तो इससे ज़्यादा तो ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का स्ट्रेन है, यहाँ पे तो 30 डिग्री का स्ट्रेन है।
तो इसमें स्ट्रेन तो और बढ़ा दिया आपने, एनर्जी बढ़ा करके उसको और डिस्टेबलाइज करोगे, लेकिन ये तो उतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सपैंड है, इसके कंपेयर में इसमें स्ट्रेन कम है। तो हमेशा जो इनॉल कंटेंट अगर बनाओगे भी तो जो इनॉल कंटेंट बनना पसंद करेगा वो इसी का ज़्यादा होगा, इसका तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है। अगर आप इनॉल कंटेंट बनाते भी हो तो इसमें स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका इनॉल कंटेंट उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि इसका होगा बेसिकली। तो ये स्ट्रेन का क्वेश्चन था कि किसका इनॉल कंटेंट कितना ज़्यादा स्टेबल होता है। ये वाले कंपाउंड को देख लेते हैं, इसका भी कंपाउंड यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, किसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा है, जरा हम इसका इनॉल कंटेंट खींचते हैं जरा, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, दिस वन और जैसे ये है और यहाँ पे मैंने O के साथ H लगाता हूँ और यहाँ डबल बॉन्ड, जरा इसका भी इनॉल कंटेंट खींच लेते हैं। ये इसका इनॉल कंटेंट है, इसका इनॉल कंटेंट खींच के देख लेते हैं। और गोइंग ऑन ऐसे 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 डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाता है OH, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनॉल कंटेंट सर स्टेबिलिटी, किसका स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो रहा है पता है आपको, ये तो एरोमेटिक हो गया और दूसरा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही क्या, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा दूरी पे है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इसकी है। ये कंपाउंड तो ज़्यादा तेजी से परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बनाएगा बिकॉज एरोमेटिक भी है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बाजू वाले से ज़्यादा होगी, नेक्स्ट वाले से बगल वाले से ज़्यादा होगा क्योंकि एरोमेटिक भी है, दूसरा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ज़्यादा फॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। हालांकि दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है, 2+2+2 है ना। आप अगर इसको ब्रेक करोगे तो कॉस एरोमेटिक के फॉर्म में बन जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज वहाँ पे ओके ऊपर माइनस आ जाएगा। ये बेसिकली मैंने एरोमेटिक वाले कंपाउंड में बता रखा है, ठीक है। तो इसका जो इनॉल कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, इसका इनॉल कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है परसेंटेज इनॉल कंटेंट चेक करने के लिए। आपको अगर सारे फैक्टर्स पता है, मैं जो फैक्टर मैंने नाम लिखवाए थे, अगर कोई कंपाउंड बनने के बाद ये फैक्टर रखता है स्टेबिलिटी के लिए, एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है या उसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस जनरेट हो जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, ठीक है, या एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाती है तो वो कंपाउंड हमेशा इनॉल कंटेंट फॉर्म करना पसंद करेगा। जैसे कि ये कंपाउंड में आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं, जैसे कि ये कंपाउंड है, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा, अगर मैं मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड बनाया दिस वन और यहाँ पे ये, इसका जब हम इनॉल खींचते हैं ना तो ये कंपाउंड क्या बनता है पता है, ये तो ये 0.1% से भी कम रहना पसंद करेगा, ये 99.9% बनना पसंद करेगा। रीजन, क्योंकि फिनॉल बन चुका है, पूरी तरह से एरोमेटिक है, पूरी तरह से ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक। मैंने इसको क्या किया, इनॉल खींच दिया, तो ये इस कंपाउंड में सबसे कम स्टेबल है, ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे कम से कम बनना पसंद करेगा, ये मैक्सिमम बनना पसंद करेगा। ये जो कंपाउंड है वो मैक्सिमम बनना पसंद करेगा, ये वाला पार्ट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो कंपाउंड क्या हो चुका है, एरोमेटिक हो जाएगा। और जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली यही था परसेंटेज इनॉल कंटेंट, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज इनॉल कंटेंट बनने के बाद आप उसकी स्टेबिलिटी अगर आप चेक कर पाते हो, स्टेबिलिटी के लिए आपको एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अल्फा कार्बोनेट उस पर भी वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जितने भी स्टेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट उसमें मेरी वीडियो पहले बना रखा हूँ। तो अगर कभी भी अभी भी आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार वीडियो देख करके फिर आप इस तरह के प्रॉब्लम को करोगे तो लॉजिकली आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बहुत आसान है। बेसिकली पूरा इनॉल कंटेंट आपका किस पे घूमता है, स्टेबिलिटी पे। इनॉल कंटेंट तो आप सबके बना भी पा रहे हो, लेकिन क्या करते हैं बाद में उसकी स्टेबिलिटी जब चेक करने की बात आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, आप स्टेबिलिटी नहीं चेक कर पाते हो, तो वहाँ पे बेसिकली उस तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो पहले आप स्टेबिलिटी सीख लो, उसके बाद परसेंटेज इनॉल कंटेंट आप निकालेंगे तो आपको बेसिकली कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो सारे फैक्टर मैंने बताया इनॉल कंटेंट के लिए वो ज़्यादा मायने रखते हैं, उसी से आप परसेंटेज इनॉल कंटेंट आप बता पाओगे किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, राइट। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।